दोस्तों पूरी दुनिया जो है ना कहीं आज एक डिस्ट्रक्शन मोड में कंप्लीटली इंगेज सी नजर आ रही है। जियो पॉलिटिक्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया इतनी डिस्टर्ब कभी थी ही नहीं, पहले कभी भी नहीं, और इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आप देख लो ना, रशिया यूक्रेन का वार हो कितने दिनों से चल रहा है, इजराइल गाजा वाला वार हो, और छोटा मोटा अगर काउंट कर लोगे ऑपरेशन सिंदूर, थाईलैंड कंबोडिया वाला, उसके अलावा नेपाल में जंजी का तख्ता पलट, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, उसके बाद फ्रांस में, अभी कल आपने देखा कि इटली में किस तरीके से नाटक हुआ है। ठीक है, यूएन के पटल पे देखेंगे आप तो वहाँ भी आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिलती है। उन डिस्ट्रैक्शंस में कभी आप देखते हैं कि भाई यूएन का यूएसए के प्रेसिडेंट है, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, कोई बोलता है मेरा माइक काम नहीं कर रहा है, किसी का टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जा रहा है। तो ये आप बोलेंगे कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन अगर आप इसको जियो पॉलिटिक्स की नज़रिए से देखें तो अपने आप में ये पूरा का एक ज़बरदस्त, जो बोलते हैं ना हमारे देसी लैंग्वेज में, घोर मट्ठा खचर पचर, वो हो रखा है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि कोई क्लैरिटी नहीं। 1955 में जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सुकर्नो, इन लोगों ने मिलकर के बनाया था, तो उसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि किसी एक ध्रुव के पीछे, किसी एक के पीछे दुनिया उस तरीके से अलाइन नहीं हो, जिसका कहीं ना कहीं हमने देखा था दुष्परिणाम, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के रूप में या फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के रूप में। लेकिन आज की कहानी जो है वो कहानी थोड़ी अलग हो रखी है। आज इन्हीं सभी चीज़ों पे बिल्कुल सीरियसली पॉइंट टू पॉइंट और फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ साझा करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए आरंभ करते हैं। साथियों, दो तरीके से कंप्लीट जो ये जियो पॉलिटिक्स है ना, उसको इनफैक्ट तीन तरीके से बांट करके फिर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक, जो भसड़ मची हुई है यूएस में, स्पेशली इस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। दूसरा, किस तरीके से मिडिल ईस्ट जो है वो पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है। तीसरा, एशिया में किस तरीके से डिस्टेबिलिटी जो है ना और स्थिरता फैलाने की कोशिश हुई है, आगे जारी है, और उसका वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इन तमाम चीज़ों के बीच में भारत की स्ट्रेटजी क्या है और किस तरीके से भारत फूंक फूंक के कदम रख रहा है, लेकिन बावजूद इसके काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो पहले बात करते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप। अब यूएस के इतिहास में कभी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं हुआ, कंप्लीटली नॉन सीरियस बिजनेसमैन है, उनको हर जगह बिजनेस दिखता है। मैं इस पर पहले भी वीडियो बनाया हूँ, लिंक डाल दूंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उनको दो चीज़ों का बड़ा शौक है। एक तो नोबेल प्राइज लेने का, भाई किसी तरीके से मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए। दूसरा, उनको खुद ही नहीं पता है कि भाई मुझे बोलना क्या है, अभी मैं क्या पोस्ट कर रहा हूँ मैं ट्रूथ सोशल पे, और मैं जाके बोलूँगा क्या। 75 बार बोल दिया भाई हमने सीज फायर करवाया, भारत मानने को तैयार नहीं। उनको लगता था कि इंडिया इतनी बड़ी राइजिंग कंट्री है, सुपर पावर बन रहा है, तो अगर ये एक बार हाँ बोल दे तो नोबेल प्राइज कन्फर्म है। हुआ यूँ कि भारत ने डिजोन कर दिया कि नहीं भाई हम तो मानते ही नहीं। अब मुनीर को लंच करा रहा है, पाकिस्तान को खिला रहा है, चारों तरफ चल रहा है नाटक उसका। भारत पे टैरिफ लगा दिया, भारत ने कोई रिएक्शन नहीं। मजे की बात आपको मैं बता रहा हूँ फैक्चुअली, इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट था वो टैरिफ लगाने के बाद से 9% बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की बाउंसिंग बैक क्या है, और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूरा कंप्लीटली बाद में आऊँगा। मैं चलता हूँ थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में, थोड़ा सा यूरोप की बात करते हैं। रसिया को भी बुलाते हैं, व्लादिमीर पुतिन को, जेलेंस्की को भी बुलाते हैं, सब जगह साथ रहा बंदा, किसी तरीके से हो जाए। हालांकि इसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। अनाउंस करते हैं ये भाई कंबोडिया और थाईलैंड का हो गया है सीज फायर, और उसके 13 दिन के बाद फिर से मिसाइल मार देता है। सेम केस हुआ था रसिया यूक्रेन में भी, सेम हुआ था। इनका जो बेस्ट फ्रेंड माना जाता है कतर के दोहा में, वहां जाके इजराइल मार देता है मिसाइल हमास की लीडरशिप पे, और यूएस बोलता है हमें पता ही नहीं था। 9 सितंबर की बात कर रहा हूं मैं। इजराइल का कंसेप्ट क्लियर है। कल जो यूएन में हुआ है कि फिलिस्तीन को 4-5 लोगों ने भाई दे दिया कि नहीं हम इसको मान्यता देते हैं, जिसमें फ्रांस भी है, जिसमें आपके ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, उन लोगों ने बोला कि नहीं हम मान्यता देते हैं। 2 नेशंस थ्योरी, बेसिकली देखा जाए तो 2 नेशंस थ्योरी से किसी का भला नहीं हुआ है। पहले दिन से वो एक दूसरे के राइवल्स हो जाते हैं। आप दुनिया में उल्टा करके देख लो, भारत पाकिस्तान को देखो ना, 1 महीने के अंदर अटैक हो गया। तो जबरदस्ती की शांति वाली कोशिश है पहली चीज।
इजराइल को अपना पता है कि भाई हमारी सॉवरेनिटी क्या है। Netanyahu also attacked countries, including Australia, who recognized Palestinian statehood as a disgrace. Giving the Palestinians a state 1 mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. This is sheer madness. It's insane and we won't do it. उसका सिंपल स्टेटमेंट है, अगर आप मेरी दुश्मन को पनाह दे रहे हो और उस समय आपके दिमाग में मेरे लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको छेदने में भी हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई हमारे अंदर हिचक नहीं है। और यही कारण है कि उसने न केवल ईरान पे बल्कि कतर पे भी, दोहा पे भी किया जाए। ये सारी मुस्लिम कंट्रीज जो है आ गई सन्नाटे में, इन्होंने बनाई बैठक, बोला नाटो की तर्ज पे हम एक बनाएंगे अपना पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन। कहने को नॉन अलाइनमेंट हुआ था 1955 में, बट उसके बाद आप देख लो ना, चाहे वो नाटो हो, चाहे सीओ हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे ईयू हो, चाहे क्वाड हो, एन नंबर बन गए हैं। और आज की डेट में अगर मेरी बात करो या मेरे से आप पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से लीग ऑफ नेशंस की इफेक्टिवनेस खत्म हो गई थी एक तरीके से 1939 को आते आते मात्र 20 सालों में, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस की भी कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस खत्म है। विश्व का जो सबसे बड़ा देश है बाई पॉपुलेशन, उसको उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। जिस फिलिस्तीन को लेकर के यूनाइटेड नेशंस में बात चलती है, एंटोनियो गुटरस बोलते हैं कि नहीं हमें तो करना ही पड़ेगा अनाउंस, उसको वीटो लगा रखा है अमेरिका ने, राइट। और इस तरीके की कहानी जो है चल रही। अब इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप जी को याद आता है कि अरे भाई अफगानिस्तान का जो बगरम है ना एयरबेस, वो हमें वापस चाहिए। याद कीजिए आप 2021 इनका फर्स्ट टेन्योर, इन्होंने जो बाइडेन के बारे में बोला था ही विल बी प्रूव्ड ए डिजास्टर्स प्रेसिडेंट, और उनके प्रेडिसेसर्स के बारे में भी। और रातों रात किस तरीके से अमेरिकी फौज ने पूरा खाली करके निकल गए वहां पे कोहराम मचाते हुए, ये आपने अच्छी तरीके से टेलीविजन पे देखा। तब तो आपको नहीं समझ में आया कि हमारी बिल्कुल जरूरत की चीज है। तब आपने उस इंपॉर्टेंस को भी इग्नोर कर दिया कि एबोटाबाद में वहीं से टेक ऑफ करके आपने जाके ओसामा बिन लादेन को मारा था। आज आपको एकदम से याद आ गया कि वहां से 100 किलोमीटर दूर केवल बस चाइना का न्यूक वेपन बनता है। तो डोनाल्ड ट्रंप आज के डेट में एक मस्खरे और नॉन सीरियस टाइप के आदमी हो गए। यूएस के प्रेसिडेंट का मतलब था दुनिया की एक ऐसी शक्ति जिसने बोल दिया तो बोल दिया, कोई मना नहीं कर सकता। आज कहानी यह है कि ये आदमी, इसको खुद नहीं पता कि मैं आगे क्या बोलूंगा, कब क्या बोलूंगा, किसके रिगार्ड में क्या बोलूंगा। अब आते हैं थोड़ा सा इंडियन पर्सपेक्टिव में इनके जो स्टेप्स रहे हैं और वो किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स को जो है ना कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा था किस तरीके से इन्होंने टैरिफ वैरिफ लगाया और उसके बाद से देखा बात तो बन नहीं रही है, नरेंद्र मोदी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। फिर डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो लिया गया और उसके बाद 3-4 बड़ी चीजें निकल करके आई। क्या? एक तो पाकिस्तान के साथ, दूसरा आज तक का वन ऑफ द बेस्ट अलाइंड पार्टनर था हमारा सऊदी अरब, उसको इन्होंने भड़काया। और पाकिस्तान के साथ वो एक कूटनीतिक संधि करता है जिसमें वो अनाउंसमेंट करता है कि किसी भी देश पे हमला हुआ तो ये एक दूसरे का मुच्चोल माना जाएगा। एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि सऊदी अरब से किसने करवाया। तीसरा चलते हैं, ईरान में जो चाबहार पोर्ट है जो इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली डेवलप किया था, किसके अगेंस्ट में? पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के अगेंस्ट में। उसको यूएन ने सैंक्शंस जो है वो दे रखी थी कि भैया नहीं आप डेवलप करो और इससे आप क्या है सेंट्रल एशिया में अप टू अफगानिस्तान एंड इस जगह आप ट्रेड कर सकते हो और फ्रीली कर सकते हो। वहाँ उन्होंने जो अपने सैंक्शंस थे वो रिवोक कर दिए कि नहीं भाई अपना पैसा लगाओ तुम जानो। ईरान को उल्टा और बोल दिया कि तुमको जो हमने जहाज दिए हैं या आगे देंगे उसकी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, उसके सपोर्ट से नहीं देंगे। तो ये चीजें उन्होंने की। कुल मिलाकर के घेरने की कोशिश हो रही है किसको? इंडिया को। कल के यूएन जनरल असेंबली में डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि चाइना एंड इंडिया आर डायरेक्टली फ्यूलिंग द रसिया यूक्रेन वॉर। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products. और मजे की बात और बताता हूँ, यूक्रेन का स्टेटमेंट है कि भाई इंडिया के ऊपर ही हमको ट्रस्ट है। Iran will never be on our side because we'll never be on the side of the United States.
I think India mostly with us. Yes, we have these questions with energy, but I think that President Trump can manage it with Europeans, make more close and strong relations with India, and I think we have to do it. They can do something. We can never ignore India. जेलेंस्की का स्टेटमेंट, और ये कुछ और बोल रहा है। जाते जाते इनसे एक पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई $550 मिलियन का तो आपने अभी मंगवाया वहां से यूरेनियम रसिया से, यूरोपियन कंट्री को भी नसीहत देगा, नाटो को भी, मतलब गजब का दोगलापन चल रहा है। Mr. President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. और ऐसा कभी नहीं रहा विश्व के इतिहास में। जियोपॉलिटिक्स को जो लोग जानने वाले हैं और जो लोग करीब से जिन्होंने इसकी स्टडी की हो जानते हैं, देयर हैड बीन ऑलवेज अ स्टैंडर्ड, चाहे वो किसी लेवल में हो, किसी लेवल में। बट अभी कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है भाई। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, कौन कैसे गिर सकता है, कौन कैसे टांग खींच सकता है, यही चल रहा है। हुआ तो था, सारे मुस्लिम कंट्रीज मिलकर के बोले नाटो की तरह संगठन बनाएंगे। पहले बोला सऊदी अरब को, सऊदी अरब ने बोला ना जी हम थोड़ा लिबरल टाइप के, हमें छोड़ दो। फिर बोला ईरान को, ईरान ने बोला कि हमारे ऊपर तो अभी तुरंत न्यूक्लियर सारे एसेट्स गिरा दिए मार मोर के। बोला तुर्की को, बोला आप खलीफा हो। तुर्की को पता है कि भाई इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसका खौफ है ना, सबने मना कर दिया और वो पेंडिंग चला गया, वो चला गया बहुत पीछे। ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अलाइनमेंट ये करेंगे। इंडिया के केस में चीजें अलग है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा, अनाज के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बना दिया, एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। कि स्वदेशी चीज और आत्मनिर्भर भारत, इन दो चीजों पे केवल फोकस करना है। और इसी का कहीं ना कहीं एक रिजल्ट ऐसा है कि आप देखो ना आज के डेट में जिस सुदर्शन चक्र की बात वो लाल किले से कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट बन के तैयार है। एंड इट वाज अ डैम बिग सरप्राइज टू द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग रसिया। हमसे S-400 मांग रहा है और खुद ही इससे बढ़िया वर्जन तैयार कर रहा है, और आयरन डोम्स की तरह कंप्लीट। मजे की बात यह है कि भारत में एक ऐसी सरकार है जिसको कंप्लीटली पता है कि भाई इंडिया की जो संप्रभुता है ना, सोवरेनिटी है ना, उसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था, आज अगर भारत को यह पता चल जाए कि रसिया से भी सस्ता तेल कहीं मिलेगा तो हम वहां से लेंगे। दोस्ती अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, और अलाइनमेंट जो है वो कहीं ना कहीं वो जो भी होगा वो भारत के हितों में होगा। अब देखो ना सऊदी अरब का क्या हाल हो गया। विजन 2030 सऊदी अरब का डेवलपमेंट का था, इंडिया का 2047। क्या हुआ, भारत ने लौटा दिए 660 बैरल जो उनके आए थे जब उनके डिसीजन लेने के बाद। ले जा भाई, यहां तक बताया है इकोनॉमिस्ट ने कि सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है उसमें 10% की गिरावट आ गई है मात्र 10 दिनों में। और आप सोच के देखो ना, सऊदी अरब था क्या, रेगिस्तान में खिलाया हुआ एक फूल, वो भी किस चीज के दम पे, पैसे के दम पे। और वो पैसा कहां से आ रहा है, टोटल ऑयल के दम पे। उनको भी पता है, चाहे ब्रिक्स जैसी कंट्रीज हो, अच्छा हाँ, ब्रिक्स से भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ब्रिक्स जैसे में जितने भी मेंबर्स हैं कहाँ फोकस कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे, सोलर पावर पे से लेकर के वाटर पावर से लेकर के बाकी चीजों पे। तो तेल की आने वाले दिनों में जो रेयर अर्थ मेटल्स पे बात चल रही है, लिथियम आयन बैटरी ईवीज की बात चल रही है, तेल पे डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। तो खाड़ी के जितने भी देश है उनको इसकी हकीकत पता है कि जितना लूट सकते हो अगले 10 सालों में लूट लो भाई। और वहां हो गया उनके साथ खेला। भारत सरकार ने कहा कि ले जा भाई अपना तेल वापस, मेरे को नहीं चाहिए। उसके अलावा एक जो मेटल्स एंड स्टोन्स, प्रीसियस स्टोन्स का एक डील था $550 मिलियन का, वो उठा के इंडिया ने दे दिया यूएई को। ले भाई, 5th लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर है हमारा सऊदी अरब, लेकिन इंडिया ने औकात दिखाने में सेकेंड नहीं उनको देरी की कि अगर तुम हमारे दुश्मन से हाथ मिलाओगे तो लात मार के हम बाहर कर देंगे। और इंडिया आज के डेट में सेल्फ सफिशिएंट है। भारत में चाहे कोई कितना भी भौंकता रहे, जिनको इसकी समझ नहीं है या जो इंटेंशनली कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया को पता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति नहीं है। अभी रिसेंटली आप देखो ना क्या बोला आप यूएन में, with India,
India is a very close ally of the European Union and of course of the United States as well. So I wouldn't throw them in the same basket. But India is obviously an emerging superpower. It's got demography, it's got economy on its side. And I always argue that it's very important for the West to engage. फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने बोला इट इज नॉट अ राइजिंग सुपर पावर, इंडिया इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अ सुपर पावर टू द वर्ल्ड। अब मैं आता हूं उस छोटे से पार्ट पे भी जो जानना बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके बाद हुआ नेपाल में तख्ता पलट। कहा जाता है कि वर्ड खूब उछल करके आया जिसका नाम था जेनजी, राइट, 90s में पैदा लिए हुए बच्चे। अब उन जेनजी को बोला गया भाग्य विधाता बन रहे हैं। लेकिन नेपाल की बात समझ में आती है, नेपो किड्स चला और उसके बाद चीजें निकल के आई। फ्रांस में भी काफी आगजनी हुई, हिंसक प्रदर्शन था किस चीज के ऊपर, जो वहां पे मैक्रोन की सरकार है वो मान लो मोटा मोटी कि 5 साल में लगभग 6 से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया वहां के। तो ये चीजें समझ में आती है कि देश की जनता की भलाई आप नहीं करोगे तो आपको अपने विरोध का सामना करना पड़ेगा, खास के उन लोगों से जो युवा हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, जो इसकी समझ रखते हैं, जिनके हाथ में इंटरनेट का एक्सेस है। लेकिन कल जो प्रदर्शन हुआ इटली में मेलानी के अगेंस्ट में, वो क्या था? इटली ने साफ मना कर दिया कि हम फिलिस्तीन को भाई मान्यता नहीं देंगे। उसके अगेंस्ट में प्रदर्शन किया गया और जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन थी, नाम दिया गया अगेन जेनजी। आज एक प्रदर्शन हुआ भारत के लद्दाख में कि भाई इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए सोनम वांगचुक के फेवर में, और वहां भी आगजनी की कुछ घटनाएं हुई हैं जो मेरे तक आया है सूत्रों से, उसको भी नाम दिया गया जेनजी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलो कि ये किसी तरीके की गलतफहमी में ना रहे आप, चाहे वो रेडिकल इस्लामिस्ट हो या फिर सत्ता से बिछड़े हुए वो लोग जिन्होंने चांदी के चम्मच के साथ ही और सत्ता की मलाई खाते हुए जो पैदा लिए, जिनसे अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, चाहे वो किसी भी देश में, मैं नाम नहीं लूंगा। कांड ये उनके कराए हुए हैं और नाम आ रहा है जेनजी एंड जनरल अल्फा एंड सो ऑन। भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। विश्व में अगर इसकी आज के डेट में मान्यता, मांग और प्रसिद्धि जो है ना, वो सिर्फ इस कारण से नहीं है कि भारत की इकोनॉमी राइज कर रही है, केवल 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है, बट उसके साथ में जो एक बड़ी चीज है वो ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है जिसने 2014 से लेकर अभी तक खड़ा किया इस देश को, और अलग अलग मायनों में किया है। विदेशी पटल पे जहां एक बार इसकी जो कीर्तिमान है वो बढ़ाने की कोशिश किया, इसके चेहरे को और चमक देने की कोशिश की है, और उसको सप्लीमेंट करते हुए देश में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बूस्ट किया है, चाहे जीएसटी रिफॉर्म्स हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स हो, और व्हाट्सएवर, या आप बात कर लें कि ग्राउंड पे जो भी काम किया गया है उनकी बात कर रहा हूं। नहीं तो सवाल तो एक उठता है ना, जैसा कि मैंने बोला कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश और यूएन में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आप सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं हो। हाईएस्ट ग्रोथ रेट है आज की डेट में वर्ल्ड में हमारे पास हाईएस्ट मैन पावर है, लैंड है, रिसोर्सेज हैं, सफिशियंसी जो है हमारे मतलब क्या कहोगे आप, ब्रेन्स की, आप टेक की बात कर लो आप, राइट। मल्टीपल डोमेन्स में वर्ल्ड में हम जो बैरियर्स हैं ना वो ब्रेक कर रहे हैं, और आज हमारी एबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वर्ल्ड को हम गाइड कर सकते हैं, चाहे वो पीस पे हो, चाहे आप बात कर लो डेवलपमेंट पे हो। कई लोगों ने सवाल ही पूछा था कि भाई मोदी जी क्यों नहीं गए यूएन के इसमें संबोधन में। 2014 में गए थे मोदी जी, और उन्होंने एक चीज बोला था कि भाई आप यूनाइटेड नेशंस जो हो ना, पहले आप डिफाइन करो आप आतंकवाद की परिभाषा क्या है। हर आदमी ने अपने हिसाब से बना रखी है। ओसामा बिन लादेन को ढूंढ करके पाकिस्तान के एबोटाबाद में मारना है तो क्या करता है अमेरिका? आतंक का खात्मा, मास डिस्ट्रक्शंस, विपन इराक में नाश करके वहां के पेट्रोलियम्स पे कब्जा करता है, तो वो आतंकवाद का खात्मा करता है। लेकिन पहलगाम में जब धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया और इंडिया इसका विक्टिम रहा, उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा उनका नहीं आता। चाइना कहीं ना कहीं वीटो लगा देता है हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने में। तो ये क्लैरिटी चाहिए, और इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि नहीं करोगे नहीं है साथ में, वी आर क्वाइट इनफ। भारत will always maintain its freedom of choice and will always be a voice of the global south. Madam President,
These are certainly challenging times for the international community. Many of our assumptions and expectations no longer hold. In such circumstances, it is imperative to stay strong, to hold firm, and to deepen friendships. International cooperation must prevail because islands of prosperity cannot flourish in an ocean of turbulence. A world order requires common purpose, as it does empathy for others. That is where we look to the United Nations. तो दोस्तों, ये तो कुल मिलाकर के विश्व में ना एक टाइम चला था जिसमें कि अमेरिका की भी बपौती चल रही थी, कभी चाइना की भी शुरू हो गई थी बीच में, अभी कुछ दिन पहले रसिया का बोलबाला था ही, आपने देखा ही। तो इस तरीके से चल रहा था। पहले लीग ऑफ नेशंस क्रैश किया, इसमें कोई शक नहीं है मुझे बोलते हुए कि हो सकता है यूनाइटेड नेशंस आने वाले दिनों में अनइफेक्टिव हो जाए। क्यों बता रहा हूं आपको? बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि भैया मैं दे दो बगरम एयरपोर्ट, सीधा बोल दिया भाई अफगानिस्तान के फॉरेन मंत्रालय के आदमी ने, बोला बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, चाहे जो हो जाए। चाइना अलग से साथ में खड़ा हो गया। अफगानिस्तान देखो ना, तालिबान चला रहा, औकात नहीं है। और यूएस देख लो क्या कहानी है। तो आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिक्स में आपको और भी बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत नए पटल पे नए तरीके से राइज कर रहा है। और आने वाले दिनों में ये विश्व को न केवल गाइड करेगा, न विश्व का केवल सुपर पावर बनेगा, बल्कि ये अपनी क्षमताओं के अनुसार ये सिद्ध करेगा कि हम विश्वगुरु थे और आज भी विश्वगुरु हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के, तब तक के लिए धन्यवाद।